ले जी दोस्तों, एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। टीम के अंदर 3 बहुत बड़ी मिस्टेक की गई हैं, जिनकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा बहस चल रही है। आप लोग समझ रहे होंगे कि बाबर रिजवान का एशिया कप T20 से ड्रॉप होना वो वजह है, वो वजह तो है, लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह है जो बाबर रिजवान की मोहब्बत से बाहर निकल के अगर बात की जाए तो फिर भी कुछ मिस्टेक है। जैसे अब्बास अफरीदी को टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया, हुसैन तलत को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद में टीम के अंदर रखा गया है, और इसके अलावा फहीम अशरफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। हसन अली की शमूलियत के ऊपर भी बहुत सारी चीजें जो है वो डिबेट बन चुकी हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आप एक चीज नोट करें कि एक वक्त था, थोड़े दिन महीने पीछे चले जाए तो इरफान खान नियाजी पाकिस्तान की T20 टीम का फ्यूचर समझे जा रहे थे, लेकिन अब आपको वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। ओवरऑल पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो काफी ज्यादा बैलेंस नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के पास और कौन से पीछे डॉन ब्रैडमैन बैठे हुए हैं जो हमने उनको सिलेक्ट नहीं किया। यही आपके प्लेयर हैं जो बार बार रिपीट होके आते हैं और आप इनको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन खुशदिल शाह की बात की जाए, उनका जो स्ट्राइक रेट है आप देखें तो 110 या 120 के अंडर उनका स्ट्राइक रेट है। तो वो हमारे फिनिशर हैं, वो हमारे ऑलराउंडर हैं जो कि नंबर 7 या नंबर 7 की पोजीशन के ऊपर खेलेंगे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल बात है। इसके अलावा हुसनैन तलत मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने मिस्टेक की है कि आप अब्बास अफरीदी को शामिल कर सकते थे हुसैन तलत की जगह पे। हुसैन तलत जो है वो ओडीआई के बहुत अच्छे बैटर हैं, ऑलराउंडर अच्छे हैं, लेकिन अगर आप T20 की बात करें तो मुझे लगता था कि अब्बास अफरीदी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए थे, लेकिन अब्बास अफरीदी को स्क्वाड के अंदर ही नहीं रखा गया। लेकिन मैं समझता हूं कि अब्बास अफरीदी जो है वो आपकी प्लेइंग 11 के अंदर आते हैं, लेकिन अब्बास अफरीदी को नहीं रखा गया। वो वेरिएशन भी करते हैं बॉलिंग के अंदर और अच्छे हिटर भी हैं, लेकिन उनको टीम के अंदर नहीं रखा गया। डेफिनेटली बाबर और रिजवान के ऊपर बात करते हैं, ये अच्छा हुआ टीम के लिए या बुरा हुआ इनको सिलेक्ट ना करना, इनको ड्रॉप करना पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जो है वो आकिब जावेद की ये बात बता देता हूं आपको जो उन्होंने कही है, बल्कि माइक हैसन ने भी बात की कि यार बाबर आजम को बताया गया है कि आपकी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट के ये इशू हैं, तो आप इसको आइडेंटिफाई करें, इसके ऊपर काम करें। और बाबर आजम ऐसा प्लेयर है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आकिब जावेद ने भी ये बोला, जब उनसे बाबर आजम के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम है चाहे कोई भी है, हमने ये नहीं कहा कि वो हमेशा के लिए टीम से बाहर हो गए हैं या वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि आप देखें तो उनसे बेहतर प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं। साइम अयूब की बात की, फखर जमान की बात की, साबदा फरहान की बात की। उन्होंने कहा कि जो हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है, जो पैटर्न सेट किया हुआ, उसके अंदर जो एडजस्ट होगा तो वही टीम का हिस्सा बनेगा। बाकी जो है वो चाहे कोई भी बड़ा नाम है वो टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये बहुत बड़ी एक बात थी, जिसका कहना का मतलब ये है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट या मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट उस तरह का नहीं है कि उनको टीम के अंदर शामिल किया जाए। एक बात बाकी ये है कि हसन अली के ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं कि यार हसन अली को टीम पे क्यों शामिल किया गया। मुझे लगता है कि यार हसन अली को शामिल करना कोई बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं था। प्लेइंग 11 में मैं उनको वैसे नहीं रखूंगा। लेकिन एक सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों स्पिनर्स को ऐड किया गया। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद दोनों आपके टीम का हिस्सा हैं और मुझे लगता है दोनों को प्लेइंग 11 में भी आना चाहिए। आप यूए की कंडीशन देखें। लेकिन जो सबसे बड़ा फास्ट बॉलिंग में एडिशन आया है वो है आपके वसीम जूनियर। मुझे वैसे बड़ी पर्सनली खुशी हुई है कि वसीम जूनियर को टीम में अंदर रखा गया है। इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, स्पेशली डेथ के अंदर। आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर की पिटाई हो रही थी, हारिस रऊफ पिटाई उनकी हो रही थी, जितने भी आपके फास्ट बॉलर हैं। लेकिन वसीम जूनियर के पास ऐसी स्किल्स हैं जो कि डेथ के अंदर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, तो उनका जो ऐड होना एक बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। बाकी इंडिया के अगेंस्ट मैच के ऊपर भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो टीम है डेफिनेटली ये वो लड़के हैं जो कि इंडिया को भी हरा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो ट्राई सीरीज का है। अगर पाकिस्तान ट्राई सीरीज के अंदर जीत के गया यूएई और अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान का मोराल काफ़ी हाई होगा और पाकिस्तान किसी भी टीम को शिकस्त दे सकता है, चाहे वो इंडिया है। लेकिन अगर 19-20 होता है ट्राई सीरीज के अंदर तो आपकी ये टीम बिल्कुल गिर चुकी होगी, फिर यहाँ से उठना जो है वो बहुत मुश्किल होगा तमाम प्लेयर्स के लिए। लेकिन नए प्लेयर आए हैं, कुछ सलमान मिर्ज़ा को ऐड किया है जो कि बहुत अच्छी बात है, उनको लाजमी होना चाहिए था। उसके बाद पाकिस्तान का स्पिन थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, हालांकि हमने 2 स्पिनर ऐड किए हैं, लेकिन जो आपके पास स्पिन ऑलराउंडर हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे नवाज़ है वो इतने मतलब हैंडी नहीं है, खुशदिल शाह जो है वो भी 19-20 हैं। तो अब आपकी टीम किस के अराउंड बनाते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने वाला होगा, क्योंकि मुझे लगता है स्पिनर के अगेंस्ट आपकी टीम बनेगी, उनके अराउंड स्पिनर के अराउंड बनेगी कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट या आपके ऑलराउंडर कितने ताकतवर हैं। बाकी
टॉप ऑर्डर तो आपका अच्छा है, ऑलरेडी सलमान लियागा की कप्तानी में ये टीम है। टीम आपको बता देता हूं, अब सलमान लियागा कप्तान है, अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ है, फ़खर जमान है, हारिस रऊफ़ है, हसन अली है, हसन नवाज़ है, हसनैन तलत है, जिनके बारे में बता चुका हूं कि इनकी जगह पे या खुशदिल जा की जगह पे अगर आप अब्बास अफरीदी को ले लेते या फ़हीम अशरफ की जगह पे, इन तीनों में से किसी की जगह पे आपको अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। खुशदिल शाह है, मोहम्मद हारिस है, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस पिछली 2 सीरीज़ के अंदर अच्छी नहीं रही। लेकिन आखिरी मुझे लगता है मौका इनको देना चाहिए था कि आप वापस मोहम्मद रिजवान की तरफ जाते, उनसे बेहतर है, मुझे लगता है कि ये ठीक है। फिर मोहम्मद नवाज़ है, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, सारदा फरहान है, साइम अयूब हैं, सलमान मिर्ज़ा है, शहीन शाह अफरीदी हैं, सुफियान मुकीम है। तो ओवरऑल गुड स्क्वाड, अच्छा बैलेंस स्क्वाड है। एक दो तब्दीली मुझे लगता है होनी चाहिए थी, जो कि मैंने बताया सुनैन तलत की जगह पे अगर आप जो अब्बास अफरीदी को ले आते, इरफान खान न्याजी को भी अगर आप एडजस्ट कर सकते, सुनैन तलत की जगह पे वो भी आ सकते थे, या फिर खुशदिल शाह की जगह पे आ सकते थे। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा फ़र्क है एक दो प्लेयर्स का, बाकी ओवरऑल ठीक है। अब आते हैं बाबर रिजवान की तरफ। तो बाबर रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फैंस नाराज़ भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक लिया गया बड़ा फैसला लिया गया बाबर रिजवान को ड्रॉप करना। एक एतबार से मुझे लगता है कि ये ठीक भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान टीम हारती है तो सारा का सारा मलबा जो है वो बाबर रिजवान के ऊपर आता है। तो अब जो है वो टीम देखना चाहिए कि बाबर रिजवान के अलावा किसी भी बड़े इवेंट के अंदर, एशिया कप या आगे आईसीसी वर्ल्ड कप है, तो उसके अंदर टीम किस तरह के परफॉर्म करती है, बाबर रिजवान के अलावा प्रेशर सिचुएशन के अंदर ये किस तरह से खेलते हैं, तो ये देखना ज़्यादा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप स्ट्राइक रेट के ऊपर बाबर या रिजवान की बात नहीं मैं करूंगा, अगर आप बाबर को स्ट्राइक रेट के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो आपके पास करंटली प्लेयर हैं, एक दो को निकाल के सबका स्ट्राइक रेट 120-30 के अराउंड अबाउट ही है। कोई आपके पास ऐसा प्लेयर नहीं है, ये आप साइम अयूब, हसन नवाज को निकाल दे, बल्कि साइम अयूब का भी कम है, ये आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका 145 या 140 से प्लस आपका स्ट्राइक रेट हो। सब 30 के अराउंड अबाउट ही सबके स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट सबके इतने जितने बाबर आजम का है। बाकी ये है कि ड्रॉप करना, मुझे लगता है बाबर आजम की फिर भी जगह बनती थी टीम के अंदर, आप उनको रख सकते थे प्लेइंग 11 के अंदर। आप इन्हें हिस्सा नहीं बनाना तो ना बनाए, अगर आप मोहम्मद हारिस नहीं चलते तो उनको आप लेके आ सकते थे। खैर ये आपका स्क्वाड है, अब इसको सपोर्ट करना है। पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज है एशिया कप और ट्राई सीरीज, इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ हम गुजारिश दीजिए, अल्लाह हाफिज़।